काव्या ने महसूस किया कि गुनगुनाने की आवाज उसी संदूक से आ रही है। वह थोड़ा झिझकी, लेकिन अपनी उत्सुकता से हार मानते हुए उसने संदूक खोला। अंदर एक अजीब सा आईना रखा था जो उलटा था। काव्या ने जैसे ही उसे सीधा किया, उसमें अपना चेहरा देखा। कुछ पल तक तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर अचानक काव्या ने आईने में एक डरावनी औरत का चेहरा देखा। औरत की आंखें खून जैसी लाल, चेहरे पर जलने के निशान, बाल बिखरे हुए और हंसी इतनी विकृत कि दिल दहल जाए। वह औरत किसी भूखी आत्मा जैसी लग रही थी, जैसे कुछ मांग रही हो। काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके कदम कांपने लगे। तभी अचानक काव्या के पीछे से रोहन की आवाज आई। काव्या, काव्या, कहाँ हो? काव्या का ध्यान अचानक रोहन की आवाज पर गया। उसने घबराते हुए फिर से आईने में देखा तो अब वह अपना चेहरा साफ साफ देख पा रही थी। काव्या का दिल मानो थम सा गया हो। काव्या रोहन की आवाज के कारण उस डरावने आईने को छोड़कर कमरे का दरवाजा बंद करके तेजी से बाहर निकल गई। रोहन पहले फ्लोर पर था और वहीं से काव्या को आवाज दे रहा था। काव्या तेजी से रोहन के पास पहुंची। उसने पूछा, कहाँ चली गई थी? पहले तो काव्या ने सोचा कि वह रोहन को उस बंद कमरे की बात बता दे, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद यह सिर्फ उसका वहम हो सकता है। उसने सोचा शायद रोहन की सुनाई मालकिन की खुदकुशी की कहानी की वजह से ये दिमाग में बैठ गया हो। इसलिए काव्या ने इस बात को रोहन को न बताने का फैसला किया। काव्या अपने इन ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी रोहन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कहाँ खो गई? चलो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। जैसे ही रोहन ने उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा, काव्या को अचानक अपने शरीर में एक भारीपन महसूस हुआ, जैसे वह अपने साथ किसी और का बोझ भी उठा रही हो। उसे अपनी चाल और हरकतों पर कोई नियंत्रण नहीं था, जैसे उसकी आत्मा किसी और के हाथों में जकड़ गई हो। उस दिन के बाद से काव्या का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह छोटी छोटी बातों पर रोहन पर गुस्सा करने लगी और कभी-कभी तो उसकी आंखों में वैसी ही लालसा दिखती जैसी उस भूतिया औरत की आंखों में थी। रोहन बेहद परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अचानक काव्या के स्वभाव में ऐसा बदलाव क्यों आया है। क्या ये उस कमरे के कारण तो नहीं? कुछ दिन इसी उलझन में बीत गए। रोहन ने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। यह सब उस कमरे में जाने के बाद ही शुरू हुआ था, इसलिए उसने काव्या से कहा, हमें कल यहाँ से जाना है, तो अपनी पैकिंग शुरू कर दो। लेकिन काव्या जैसे हवेली में ही रहने का मन बना चुकी थी। उसने एक संजीदा लहजे में कहा, मैं कहीं नहीं जा रही। इस पर रोहन और काव्या के बीच थोड़ी बहस हो गई। रोहन ने समझाने की कोशिश की, हम 15 दिन का ही फैसला करके आए थे और अब यहाँ 20 दिन हो गए हैं। हमें अब यहाँ से जाना होगा। काव्या इस बात को लेकर गुस्सा हो गई और बोली, तुम मेरी बात समझने के बजाय हमेशा सिर्फ अपने मन की करते हो। मैं कहीं नहीं जा रही। यह कहकर वह चिड़चिड़ाते हुए दरवाजा जोर से बंद करके दूसरे कमरे में चली गई। उस रात हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ समय बाद रोहन और काव्या दोनों अलग अलग कमरों में जाकर सो गए। रात के सन्नाटे को चीरती एक धीमी सी गुनगुनाहट ने रोहन की नींद खोल दी। पहले तो उसने सोचा कि यह काव्या की आवाज है, लेकिन फिर याद आया कि काव्या तो उसके बगल वाले कमरे में ही सो रही है। आवाज थोड़ी दूर से आ रही थी। तब रोहन खड़ा हुआ और सोचने लगा, आखिर आवाज आ कहां से रही है? तभी उसने देखा कि काव्या अपने कमरे में नहीं थी। रोहन ने मन ही मन सोचा कि काव्या गई कहां। आवाज का पीछा करते करते रोहन दूसरे फ्लोर के उस कमरे तक पहुंच गया जहां हमेशा ताला लगा रहता था, लेकिन अब पहले से ही वो दरवाजा खुला था। अंदर झांककर उसने देखा कि काव्या संदूक के सामने खड़ी थी। उसकी पीठ उसकी ओर थी। रोहन ने दरवाजे से ही आवाज लगाई, काव्या, तुम हो क्या? लेकिन सामने से काव्या का कोई जवाब नहीं आया। वैसे तो उस कमरे में जाना मना था, पर काव्या का ख्याल आते ही रोहन अपने आप को रोक नहीं पाया। उसकी बेचैनी बढ़ गई और वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस रहस्यमयी कमरे के अंदर चल पड़ा। काव्या की कोई हलचल नहीं, मानो संदूक में ही खो गई हो। वहां पहुंचते ही, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने यह कमरा कैसे खोला? उसने आशंका भरे स्वर में पूछा। काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप संदूक को घूर रही थी
जैसे उसमें कोई छिपा हुआ रहस्य हो। रोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। काव्या। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें।